नमस्कार साथियों। तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं चक्रधर पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे बच्चों, यूनियन बजट आ चुका है। यूनियन बजट 2023 आ चुका है। आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन मैंने जहां तक कोशिश की है एकदम शॉर्ट में, स्वीट में आपके समक्ष लेकर के आऊं। तो यहाँ पर मैं तैयारीपुर के साथ में लेकर के आया हूं आपके समक्ष क्या, यूनियन बजट 2023 का की पॉइंट क्या लेके आया हूं भाई। 2023 की पॉइंट के नाम से मैं लेकर के आया हूं यूनियन बजट 2023। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करूं अगर यहां पर यूनियन बजट, तो यहां देख पा रहे होंगे आपका बजट आपके एक्सपर्ट के साथ में यहाँ बताया जा रहा है। और यहाँ पर मुख्य 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 मैं 23 पॉइंट लेकर के आया हूं। 23 पॉइंट में मैं पूरा का पूरा बजट क्लियर करने वाला हूं आपका कि क्या क्या जो है कि बजट में हमारे डिस्कस हुआ था, किस किस क्षेत्र के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं यहाँ पर। तो इनकम टैक्स की बात करें, सबसे पहले इनकम टैक्स की बात करें, मिडिल क्लास जो है वो खुश हो जाए भाई, है ना। मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, ठीक है, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए खुशी की बात है। देखो यहाँ पर 2022 से तुलना की गई है 2023 में, ठीक है। 2022 में क्या किया गया था इनकम टैक्स को लेकर के, इनकम टैक्स छूट की लिमिट नहीं बढ़ी थी यहाँ पर, ठीक है, छूट की लिमिट नहीं बढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर देखो आप कि 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है ना। इस बजट में 2023 में पिटारे खुल चुके हैं और 7 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्या पॉइंट इनकम टैक्स को लेकर के डिस्कस हुआ था, क्या घोषणा हुई थी मुख्यमंत्री जी ने, हमारे जो निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने क्या घोषणा की थी। तो अगर हम बात करें 2022 में, तो कॉर्पोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया गया था। यहाँ पर टैक्स स्लैब 6 से घटा करके 5 कर दिया गया है, ठीक है। टैक्स स्लैब कितना कर दिया गया, 5 कर दिया गया। नेक्स्ट की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी जो है कि पिछली बार क्या हुई थी, क्रिप्टो से कमाई अगर आप करते हैं तो आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा, यह 2022 में बात की गई थी। और इस समय बदलाव केवल नए टैक्स सिस्टम में किया गया है, यह मतलब यथावत ही रखा गया है। यानी अभी भी अगर आप क्रिप्टो से कमाई करते हैं तो आपको 30% का टैक्स तो भरना ही होगा, ठीक है। बदलाव क्या किया गया है कि 7 लाख रुपए तक का टैक्स छूट दिया गया है आपको, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट बात हम करते हैं रोजगार की, कि रोजगार के क्षेत्र में क्या किया गया भाई, क्या किया गया। तो देखो, रोजगार में 2022 में पीएलआई स्कीम से 60 लाख नई नौकरियां आई थी। सर पीएलआई क्या है, पीएलआई है बच्चों मुख्यतः टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर बात करें, हम वस्त्र उद्योग की बात करें, ठीक है, तो वस्त्र उद्योग में जो है कि काम किया गया था, वस्त्र उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था, छूट दी गई थी, जिससे कि जो है कि नई नौकरियों का सृजन हुआ था, है ना। इस बार क्या किया गया है, 2023 की अगर हम बात करें तो सीधे नौकरी नहीं देकर के नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम लागू की गई है। नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम में क्या मतलब, देखो कभी कभी रेलवे का जब आप फॉर्म भरते हैं ना, रेलवे का फॉर्म भरते हैं तो रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म निकलता है पहले। तो रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म आप भरते हैं, अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है, आपको जो है कि उस चीज के लिए तैयार किया जाता है। अप्रेंटिस का मतलब 4 साल 5 साल 3 साल का अप्रेंटिस का रहता है वो, जो है कि आप उसकी वैलिडिटी होती है, उसमें आपको ज्वाइन करेंगे आप, तो आपको जो है कि क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। मेन बात इस पे फोकस की जाएगी कि पहले आप ट्रेंड हो जाएं, उसके बाद आप जो है कि क्या करें, नौकरी करें। 2022 की बात अगर हम करें तो सरकारी विभागों में खाली पद भरना, इसकी घोषणा की गई थी कि सरकारी विभाग में जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको हम लोग भरेंगे। तो अब देखो भाई, 2023 में क्या किया गया कि पीएम कौशल विकास स्कीम 4.0 शुरू होगी, ठीक है। पीएम कौशल विकास क्या है सर, पीएम कौशल विकास स्कीम के तहत ऐसे लोग, ठीक है, ऐसे लोग जो कि बेरोजगार हैं और ऐसे लोग जो कि जिनकी मतलब वो पढ़े लिखे नहीं हैं, या जैसे खास करके बिना पढ़े लिखे लोग जिनके पास स्किल तो है ना, बिना पढ़े लिखे लोग, या वैसे लोग जिनकी बीच में ही पढ़ाई छूट गई है, ठीक है, बीच में क्या हुई है, पढ़ाई छूट गई, उनके लिए ये कौशल विकास स्कीम लेकर के जो है कि गवर्नमेंट आ रही है, उनको भी रोजगार इसके तहत दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट जो डिस्कस हुआ है यहाँ पर रोजगार को लेके, अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, ठीक है। अलग अलग राज्यों की बात करें तो 30 स्किल इंडिया सेंटर अलग अलग राज्यों में खोले जाएंगे बच्चों, ठीक है। और 2022 में तो एमएसएमई की घोषणा हुई थी, आपको पता ही है
चलिए नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट की बात अगर हम करें तो यहाँ क्लीन एनर्जी की बात आती है। किसकी बात आती है? क्लीन एनर्जी की बात आती है। एग्जाम में बहुत ज्यादा आपके पूछा जा सकता है, इसको ध्यान देना। पहला पॉइंट जो इसमें हुआ था डिस्कस, ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ का निवेश हुआ है। ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा के लिए कितने हजार करोड़ का निवेश हुआ है? तो 35,000 करोड़ का निवेश हुआ है। पिछली बार जो हुआ था 2022 में सोलर एनर्जी के लिए 19,500 करोड़ का प्रावधान जो है कि दिया गया था। इस बार 35,000 करोड़ का निवेश किया गया है ऊर्जा सुरक्षा के लिए, उसमें सारे एनर्जीज आ जाते हैं। अगर बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने पर जो है 20,700 करोड़ रुपए का जो है कि प्रावधान किया गया है। इतने खर्च किए जाएंगे, 20,700 करोड़ रुपए किसके लिए खर्च किए जाएंगे? ग्रीन एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किए जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका क्लीन एनर्जी। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेट कनेक्टिविटी का, ठीक है, आप सबको पता है 5G 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 है ना। 5G आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पिछली बार 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन हुआ था। ठीक है, 2022-23 में पूरा करना इसका लक्ष्य रखा गया था, है ना। लक्ष्य रखा गया था कि 2022-23 में हम क्या कर लेंगे? 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन जो पूरा कर लेंगे। अब इस बार क्या किया गया है कि 5G के मुताबिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए 100 लैब बनाए गए। ठीक है, कितने? 100 लैब। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 5G के जो है कि अभी क्या हो रहा है कि 5G की टेस्टिंग चल रही है ना। कई मोबाइल भी, अब जितने भी नए मोबाइल आ रहे हैं उसमें 5G कनेक्टिविटी आ रही है, लेकिन ठीक से चल नहीं रही है, उसकी टेस्टिंग वगैरह चल रही है, तो उसके लिए लैब की जरूरत होती है। तो 100 लैब बनाए जाएंगे। ठीक है, कितने लैब? 100 लैब बनाए जाएंगे। चलो नेक्स्ट बात क्या किया हुआ इसमें कि ऐप आधारित स्मार्ट क्लास, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट और हेल्थ केयर, ये सारी चीजें यहाँ पर क्या की जाएगी? ओपन किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। भाई किसान भाई लोगों के लिए क्या है यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, किसान लोग बड़ी बेसब्री से इस बजट का इंतजार कर रहे थे। तो किसानों के लिए क्या है यहाँ पर? किसान क्रेडिट कार्ड से 20 लाख करोड़ का लोन मिल सकता है भाई साहब। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हुआ कि किसान क्रेडिट कार्ड से 20 लाख करोड़ का लोन जो है कि दिया जाएगा किसानों को। दूसरा, 2022 में क्या हुआ था? फसल खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ का जो है कि बजट आवंटित हुआ था। इस बार किसान क्रेडिट कार्ड से 20 लाख करोड़ का लोन जो है कि क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। एक किसान को नहीं, बहुत सारे किसानों को। नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर करें तो मत्स्य संपदा योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यानी अगर आप मछली पालन करना चाहें तो आपको सरकार से सहायता प्राप्त हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें सहकारी समितियों के लिए 2,516 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ठीक है, सहकारी मतलब मिलजुल के चलने वाली जो समितियां हैं। अगर आप कोई सहकारी जो है कि उद्योग ओपन करना चाहते हैं, सहकारी समिति ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए 2,516 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, आपको मिल सकता है। एक यहाँ पर अगर हम 2022 की बात करें तो क्या किया गया था? यहाँ पर एग्री प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट ड्यूटी से छूट दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कंपेयर करके मैंने यहाँ पर बताया आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम बात करें कि क्या निर्माण वगैरह किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड अलॉट किया गया है। कितने का? 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड जो है कि अलॉट किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। रेलवे पर 2.40 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे भाई साहब। उसके बाद करें 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। ठीक है, कितने? 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। याद रखना कितने? 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। 2022 की बात करें तो 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन का ऐलान हुआ था। हाईवेज के लिए पीएम गति शक्ति स्कीम का लॉन्च हुआ था। 5 बड़ी नदियों की इंटरलिंकिंग हुई थी। चलिए नेक्स्ट की बात करें। बैंकिंग और फाइनेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ? बड़ा ऐलान कि पैन कार्ड सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बनेगा। ये लो भाई साहब, पैन कार्ड क्या बन जाएगा? सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बनेगा। दूसरी बात करें तो आधार डिजी लॉकर मिलाकर वन स्टॉप सोल्यूशन किया जाएगा। डिजी लॉकर आपको पता है, डिजी लॉकर अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो जाइए और डिजी लॉकर को डाउनलोड कीजिए, आपके प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, अवेलेबल है। ठीक है, वो सरकार का एप्लीकेशन है। डिजी लॉकर से आप एक ही जगह पर अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, ठीक है, और अपना ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, आपके व्हीकल्स के नंबर
आपकी आरसी बुक, यह सारी चीजें उस डिजी लॉकर में एक बार आप वेरीफाई अगर कर देते हैं तो यह सारी चीजें आपको हार्ड कॉपी में लेकर के घूमने की जरूरत नहीं है। वहां पर आप कहीं भी उस डिजी लॉकर को ओपन करके उसको आप दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई अगर ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रोकता है, कहता है कि आरसी दिखाओ, तो आपके डिजी लॉकर में अगर आपकी आरसी है तो आप उसको दिखा सकते हैं, वो हार्ड कॉपी आपसे नहीं मांगेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें कि विदेशी बैंक आईएफएससी वाले बैंकों का टेक ओवर कर सकेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात क्या हुई, हाउसिंग और क्या हुई, हाउसिंग और नेक्स्ट बात क्या हुई भाई साहब, यहां पर आइए, हाउसिंग और बेसिक फैसिलिटीज क्या है। हाउसिंग और बेसिक फैसिलिटी की अगर बात करें हम तो पीएम आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद बात करें दूसरा पॉइंट, इसे 79,000 करोड़ यानी 79,000 करोड़ की स्कीम बनाया गया है। ठीक है, कितना, 79,000 करोड़ की स्कीम बनाया गया है। पिछली बार क्या हुआ था, 80 लाख लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग का फायदा मिला था और 60,000 करोड़ से 3.8 करोड़ घरों में नल का पानी पहुंचाना इनका उद्देश्य था। नेक्स्ट की बात हम करें, स्वास्थ्य, सबसे जरूरी होता है स्वास्थ्य। अगर आप बीमार हो जाएं तो आप क्या करें। देखिए 2023 में जो घोषणाएं हुई हैं वो ये हुई हैं कि 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे भाई साहब। क्या 157 नए नर्सिंग कॉलेज ओपन हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करें 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का खात्मा होना है और मेडिकल फील्ड में निजी निवेश को बढ़ावा देना है। ठीक है, क्या करना है, मेडिकल फील्ड में निजी निवेश को बढ़ावा देगी सरकार। चलो आगे बात करें शिक्षा की, जिस पे हम और आप टिके हुए हैं। शिक्षा की क्या बात होती है, शिक्षा की बात यह हुई कि 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए जाएंगे। ठीक है, कौन से, एकलव्य मॉडल पर रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए जाएंगे जिसकी संख्या 740 होगी। बात करें दूसरे पॉइंट की तो इनमें 38,800 टीचर्स सपोर्टिंग स्टाफ की भर्ती होगी, तो ये लो रोजगार भी मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, रोजगार सृजन हो रहा है। तीसरा पॉइंट ये हुआ कि 3.5 लाख ट्राइबल्स स्टूडेंट को फायदा इससे मिलने वाला है, यानी जनजाति समाज को फायदा मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट की बात हम लोग कर लेते हैं। उसके अलावा कुछ और बातें हुई हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ थोड़ा सा, चलो देखो भाई साहब, गरीबों के लिए, ठीक है, गरीबों के लिए मुफ्त राशन स्कीम 1 साल बढ़ी। ठीक है, कोरोना के दौर में गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस पर खर्च होने वाली पूरी 2 लाख करोड़ रुपए की रकम केंद्र सरकार दे रही है। ठीक है, 12 नंबर का पॉइंट जो है, आदिवासियों के लिए 15,000 करोड़ की स्कीम लागू की जाएगी। पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। ठीक है, इससे जो है पीबीटीजी बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। अगले 3 साल में इस योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 13 पॉइंट देखते हैं, 23 पॉइंटों में मैं पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूं। कारीगरों के लिए विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज लॉन्च किया गया। ठीक है, जो हमारे कारीगर हैं उनके लिए विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज लॉन्च किया गया। देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज लाया गया है। इससे कारीगर एमएसएमई के साथ जुड़ सकेंगे और यह मिशन उन्हें अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सुधारने, प्रोडक्ट्स बढ़ाने और मार्केट तक पहुंचने में मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें कि मिलेट्स के लिए ग्लोबल हब बनाने का मिशन जो है कि शुरू किया गया है। मिलेट्स यानी जो अनाज है, जो दालें हैं, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मोटा अनाज यानी मिलेट्स पैदा करता है, मोटा अनाज। ठीक है, मोटा अनाज बहुत ही जो है कि क्या होता है, फायदेमंद होता है। ध्यान रखना आप इन चीजों को। तो मोटा अनाज जो है कि क्या करता है, भारत सबसे ज्यादा मोटा अनाज यानी मिलेट्स पैदा करता है। साथ ही दुनिया में इसके एक्सपोर्ट में हमारा दूसरा नंबर है भाई साहब। एक्सपोर्ट में यानी हम लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों को भेजते हैं, उसमें हमारा दूसरा नंबर है। अब सरकार क्या कर रही है कि हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्न को सपोर्ट करके नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बनाएगी ताकि भारत मिलेट्स का ग्लोबल सेंटर बन सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है,
यानी कृषि के लिए क्या करेगी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली है। सरकार ने खेती को आधुनिक बनाने के लिए इससे जुड़ी तमाम जानकारियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया है भाई साहब। इस ओपन सोर्स से क्या होगा कि किसानों को जरूरी सूचनाएं मिल सकेंगी। इनमें खाद, बीज से लेकर मार्केट और कीमतों तक की जानकारियां भी शामिल होगी। चलो नेक्स्ट की बात करें, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करें। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड जो है कि यहाँ पर आवंटित किया गया है। क्या है इसमें कि गांवों में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने में मदद के लिए सरकार एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड लाएगी। इससे युवाओं को पूंजी की कमी से निपटने में मदद मिलेगी भाई साहब। इसे शुरू करने के लिए क्या करना होगा, सरकार निजी क्षेत्र की मदद लेगी भाई, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर इसे लाया जाएगा। इससे किसानों और इंडस्ट्रीज के बीच कोऑपरेशन कायम होगा, यानी जो है कि इन दोनों के बीच एक तरह से कोऑपरेशन होगा। कोऑपरेटिव क्या कहते हैं कोऑपरेशन को, एक दूसरे से मिलजुल कर काम करना, और जो किसानों को का मुनाफा बढ़ाने में मददगार होगा। ठीक है, आगे की बात करें हम लोग की पहली नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी का ऐलान हुआ है। देश में स्टार्टअप और शिक्षण संस्थानों के इनोवेशन और रिसर्च को सामने लाने के लिए नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। इससे महत्वपूर्ण डेटा तक सबकी पहुंच आसान बनने वाली है। सरकार का कहना है कि इससे नई तकनीक को अपनाने के प्रोसेस में तेजी आने वाली है। ठीक है, आगे बात करें हम लोग 18 नंबर की कि सीनियर सिटीजन्स की सेविंग लिमिट दुगनी हो गई है। बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी गई है भाई साहब। इन्हें पेंशन से होने वाली आमदनी पर भी राहत मिली है। नेक्स्ट की बात करें तो महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम 7.5% ब्याज। क्या है इसमें, महिलाओं को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए वित्त मंत्री ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% यानी 7.5% का ब्याज मिलेगा भाई साहब। यह सुविधा सभी बैंकों में उपलब्ध होनी है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि घाटे से जूझते हुए एमएसएमई के लिए सरकारी मदद, वाह क्या बात है, एमएसएमई भी घाटे से जूझ रही है क्या। चलो भाई, स्टार्टअप्स को मिलने वाले इनकम टैक्स बेनिफिट को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। एमएसएमई को 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इससे उन्हें 2 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिल सकेगा भाई। यह जो स्कीम है वो 1 अप्रैल 2023 से ही लागू होगी। इनसे जुड़े विवादों के निपटारे के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना नाम की नई स्कीम लाई जाएगी। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, हवाई सफर सस्ता होने वाला है। ठीक है, हवाई सफर क्या हो जाएगा, सस्ता होगा और टूरिज्म बढ़ाने पर जोर मिल, क्योंकि हवाई सफर अगर आप सस्ता करेंगे तो टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा जल्दी पहुंच सकेंगे। ठीक है, और ज्यादा ज्यादा आएंगे। तो इसमें क्या कहा गया है सरकार के द्वारा कि सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। इससे हवाई सफर क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। राज्यों से उनकी राजधानियों या पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में यूनिटी मॉल खोलने को कहा जाएगा और यहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के तहत बनाए जाने वाले सामान का प्रमोशन और बिक्री होगा। ठीक है, इन्हीं मॉल्स में जीआई और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट भी बेचे जाएंगे। आगे अगर हम बात करें भैया, ये आपके कुछ काम की चीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर कस्टम ड्यूटी घट गई है और सोने पर बढ़ गई है। आप सोने की जगह मोबाइल खरीदें, यही सरकार कह रही है। सरकार कह रही है कि सरकार ने टीवी पैनल और ओपन सेल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% कर दी है। इससे क्या हो जाएगा, मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे, कुछ पार्ट सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते हो जाएंगे, टीवी सस्ता हो जाएगा, आपका जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो आपके जो मतलब मनोरंजन के जो सामान है वो सब सस्ते हो जाएंगे और सोना महंगा हो जाएगा। वहीं मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स पर भी इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है। इससे आने वाले समय में टीवी मोबाइल सस्ते हो सकते हैं। हालांकि गोल्ड बार से बनने वाली सोने की चीजों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में इजाफा किया गया है। इससे गहने महंगे हो सकते हैं। ठीक है, यानी गहना वहना मत खरीदना, गहने महंगे हो सकते हैं। सुनो जो क्या नाम है हमारी महिलाएं है ना, सुनो महिलाओं, क्या करना है, गहना नहीं खरीदना है। क्या खरीदना है, मोबाइल खरीदना है। ठीक है, गहना नहीं खरीदना है, मोबाइल खरीदना है। क्या खरीदना है, मोबाइल खरीदना है। ठीक है, टीवी खरीदना है।
गहना वहना मत खरीदो, बहुत महंगा हो गया। ठीक है, चलो आगे आओ। डिफेंस बजट 13% बढ़ा, घरेलू उत्पादन पर जोर। वित्त मंत्री ने इस बजट में डिफेंस सेक्टर को 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह पिछली बार के 5.25 लाख करोड़ से 13% ज्यादा है भैया। सरकार का जोर इस रकम को डिफेंस मशीनरी का घरेलू उत्पादन पर खर्च करने पर है। अब देखो, ये तो बात थे आपके 23 पॉइंट जिसमें आपका पूरा बजट कवर हो चुका है ना? क्या हो चुका है? पूरा बजट कवर हो चुका है और इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं जाएगा, इससे ज्यादा भी नहीं जाए, इससे ज्यादा कुछ आएगा भी नहीं, और जो भी है वो इतना काम का भी नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जब सरकार जो है कि बजट पेश करती है तो बजट के लिए पैसा कहाँ से आता है और कहाँ खर्च होता है। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ खर्च होता है। तो हम अगर बात करें सरकार की कमाई कहाँ से होती है, देखो भाई, सबसे पहले उधार और अन्य देनदारियों से कितनी कमाई होती है? 34% कमाई होती है, सबसे ज्यादा। ठीक है, उधार और अन्य देनदारियों से। अगर बात करें हम जीएसटी कलेक्शन कितना होता है सरकार को, तो 17% का जीएसटी कलेक्शन होता है। इनकम टैक्स लगभग 15% आता है। कारपोरेट टैक्स 15% आता है। एक्साइज ड्यूटी 7% आती है। कस्टम ड्यूटी 4% आती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू 6% आता है। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स 2% के आते हैं। तो ये तो है सरकार के सोर्सेस। किसके सोर्सेस? कमाई के। ठीक है, किसका भाई? कमाई के सोर्स हैं, कमाई का जरिया है ये। कहां से पैसा आता है, जाता कहां पर है? ये लो भाई, सरकार खर्च कहां करती है? यहां खर्च करती है। ब्याज भुगतान करती है 20%। टैक्स और ड्यूटी में राज्यों को हिस्सा देती है 18%। राज्यों में केंद्र की योजनाओं के लिए 17% जो है कि क्या है, हिस्सा दिया जाता है। केंद्रीय योजनाओं में 9% खर्च होता है। पेंशन के लिए 4% खर्च होता है। सब्सिडी देती है लगभग 7%। वित्तीय आयोग को 9% देती है। डिफेंस के लिए 8% खर्च करती है और अन्य खर्च यहाँ पर 8% होता है। ठीक है, 2023-24 के बजट के लिए भी ये अनुमानित है। तो यहाँ पर आपका 2023 का जो बजट है, यूनियन बजट सेशन यहाँ पर खत्म होता है ना? और अधिक जानकारी के लिए आप पूरा का पूरा भाषण सुन सकते हैं निर्मला सीतारमण का। ठीक है, तो तैयारीपुर को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तैयारीपुर की क्या करेंगे आप? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्या ज्वाइन करेंगे? टेलीग्राम चैनल, इसमें लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे, जाकर के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जानी है। ठीक है, चलिए तो जल्दी जल्दी करिए सब्सक्राइब, फटाफट जाइए तो वहां पे। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट बच्चों, आराम से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।